पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया ने कहा है कि गूगल के आने के बावजूद भी गुरु का महत्व कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि पोलूरी हनुमान जानकी राम शर्मा उनके जीवन में सबसे अच्छे शिक्षक थे। हैदराबाद में तेलंगाना सारस्वता परिषद द्वारा आयोजित पोलूरी हनुमान जानकी राम शर्मा पुरस्कार एक प्रसिद्ध लेखक और दूरदर्शन पूर्व के सहायक महानिदेशक रेवूरी अनंत पद्मनाभ राव को प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में कई साहित्यिक हस्तियों ने भाग लिया। वेंकैया ने कहा है कि इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य अपने शिक्षक की भावना को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा है कि तेलुगु भाषा को जीवित रखने की जरूरत है। तेलंगाना सारस्वत परिषद जैसे संगठनों को पहल करनी चाहिए और बदलती परिस्थितियों के अनुसार तेलुगु भाषा सिखाने के नवीन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विधायक रघुनंदन राव ने मंत्री केटीआर द्वारा लगाए गए उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि राजगोपाल रेड्डी के भाजपा में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया है। उन्होंने पूछा कि टीआरएस में शामिल कांग्रेस विधायकों को क्या ठेका दिया गया था। वह संस्थान नारायणपुरम में घर घर जाकर प्रचार किया है। रघुनंदन राव ने सवाल किया है कि क्या मुनुगोडू को गोद लेने वाले केटीआर को इतने सालों के बाद भी इस क्षेत्र के विकास की याद क्यों नहीं आई। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के.ए. पॉल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से पहले उपचुनाव टालने की मांग की। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों पर लोकतंत्र का माहौल उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है कि सीएम केसीआर जैसा लोगों को धोखा देने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। उन्होंने टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों पर नामांकन से पहले बड़ी मात्रा में पैसा और सामान बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि वे इस मामले को लेकर पहले ही केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में भी मुकदमा दायर किया। शिक्षा विभाग कई पदों को तत्काल भरने के लिए विशेष शिक्षा कल्याण संघ ने हैदराबाद में आंदोलन शुरू कर दिया है। लकड़ी का पुल स्थित स्कूल शिक्षा आयुक्त कार्यालय के सामने शिक्षकों ने धरना दिया। राज्य सरकार ने 2019 में 5 विभागों से संबंधित 704 पदों के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। 23,000 लोग परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने 2020 में उम्मीदवारों को रैंक कार्ड दिए हैं। वे अधिकारियों से इस बात को लेकर नाराज थे कि 3 साल से पद नहीं भरे गए हैं। मुख्यमंत्री केसीआर ने तुरंत हस्तक्षेप करने और उनसे कहा है कि न्याय करने की मांग की गई। ओयू में इस माह की 15 से 17 तारीख तक मेगा जॉब मेला का आयोजन किया जा रहा है। विशेषज्ञ संस्था की संस्थापक सुभद्रा रानी ने बताया है कि इस रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों के 250 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसके माध्यम से करीब 20,000 बेरोजगार को रोजगार मिलेंगे। बेरोजगारों को इस अवसर पर उपयोग करने की सलाह दी गई है। इस रोजगार मेले में बिना किसी पंजीकरण शुल्क के भाग ले सकते हैं। इस अवसर पर रोजगार मेले के संबंध में करपत्र का विमोचन किया गया। उस्मानिया ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट सेंटर, आई स्टैंड फॉर वॉरियर्स ऑर्गेनाइजेशन, ABV फाउंडेशन, कोमटी रेड्डी प्रतीक फाउंडेशन, IFIN ग्लोबल तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम, देवी फाउंडेशन, राइस फाउंडेशन और JD फाउंडेशन इस जॉब फेयर का आयोजन कर रहे हैं। गांधी पेट हैदराबाद में नवस्थापित लैंडस्केप पार्क दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। मंत्री केटीआर ने मंगलवार को इस पार्क का उद्घाटन किया। इसी के साथ गंडीपेट पार्क का नजारा देखने को मिल रहा है। HMDA ने हैदराबाद के सौंदर्यीकरण के हिस्से के रूप में 35 करोड़ के लागत के साथ 5.5 एकड़ में इस पार्क का निर्माण किया। छोटे बच्चों के लिए खेल का मैदान, पिकनिक, ओपन एयर थिएटर, पूरे परिवार के लिए फूड कोर्ट के साथ सुंदर परिदृश्य, प्रभावशाली फूल पार्क अंगतुंगों को आकर्षित कर रहा है। हैदराबाद के NTR स्टेडियम में हो रहा श्री वेंकटेश्वर समारोह धूमधाम से चल रहा है। चौथे दिन श्री वेंकटेश्वर भगवान को किए गए सुप्रभातम, तोमल सेवा, कोलुवु अर्चना, निवेदन, सत्तू मोरा और अभिषेक सेवा से भक्त रोमांचित थे। जैसा कि हर शुक्रवार की सुबह तिरुमला में किया जाता है, बंगारू
आलमेलु मंगा की मूर्ति का लगभग 1 घंटे तक पुनुगु, कस्तूरी, जाववाड़ी आदि पवित्र जल से अभिषेक किया गया। उसके बाद उन्होंने श्रीवारी की गोद में हल्दी से महालक्ष्मी का अभिषेक भी किया। उसके बाद निज पद दर्शन प्रदान किया गया। मुनुगोड निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची की घोषणा से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट की जांच के बाद जांच कराई जाएगी। मामले की सुनवाई को इस महीने की 21 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने पिछले मतदाता सूची को लेकर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब तक 25,000 लोगों ने मताधिकार के लिए आवेदन किया है, जिनमें से केवल 12,000 आवेदनों को ही मंजूरी दी गई है। पीठ ने कहा है कि अन्य 7,000 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं और बाकी लंबित है। इस संदर्भ में याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध किया। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील से सहमति जताते हुए लंबित मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया। अगली सुनवाई इस महीने की 21 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फिल्मों में निवेश के नाम पर 10 करोड़ की ठगी करने वाले 2 लोगों को सीसीएस पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंत्रियों और विधायकों का नाम लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और उनके रिश्तेदारों को ठगी का निशाना बनाया गया। गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद पीड़ितों ने न्याय की मांग करते हुए सीसीएस कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। कुकड़पल्ली के रहने वाले कोंगारा, अंजम्मा और उमा शंकर ने फिल्म वितरण, रियल एस्टेट और बोरवेल के क्षेत्र में निवेश के नाम पर लोगों को चूना लगाया। उनका मानना था कि वे RRR, अला वैकुंठपुरम, लव स्टोरी, तिशितम, वेंकी मामा, राक्षसुडु और नंदी जैसी फिल्मों में निवेश करेंगे। खम्बम जिले के कई पीड़ितों का इस बात का भरोसा दिलाया है कि यदि वे पूंजी निवेश करते हैं तो उन्हें भारी मुनाफा होगा। इससे लोग उनके झांसे में आ गए और एक मोटी रकम उन्हें सौंप दी। इस तरह आरोपियों ने 30 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और उनके रिश्तेदारों से करीब 10 करोड़ रुपए वसूले। महीने बीत जाने के बाद भी पैसा नहीं लौटाया गया तो पीड़ितों ने अंजम्मा और उमा शंकर पर पैसे लौटाने के लिए दबाव डाला। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने मंत्रियों और विधायकों का नाम लेकर उन्हें धमकाया और मारपीट की। सभी पीड़ितों ने ठगी करने वाले उमा शंकर, कोंगारा, अंजम्मा चौधरी और उनके बेटे कोंगारा सुमंत और बेटी हेमा के खिलाफ सीसीएस पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उप्पल में शुक्रवार तड़के अज्ञात व्यक्तियों ने 78 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके बेटे की निर्मम हत्या कर दी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार नरसिम्हा 78 और उनके बेटे निवास 35 पर आज सुबह करीब 5:30 पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किया गया। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि संदिग्धों ने नरसिम्हा को निशाना बनाया और जब श्रीनिवास अपने पिता की रक्षा के लिए दौड़े तो उन पर भी हमला किया गया। इस घटना के बाद मोहल्ले में कोहराम मच गया। 1 महीने पहले बेटा श्रीनिवास मलेशिया से आया था। एसीसी के अनुसार हमलावर नकाब पहने हुए थे। यह पता चला है कि रिश्तेदारों के साथ संपत्ति विवाद का मामला अदालत में चल रहा है। माना जाता है कि संपत्ति विवाद ही हत्या का मूल कारण रहा होगा। हैदराबाद में आईटी सर्च से हड़कंप मचा हुआ है। 25 टीमें एक साथ 6 इलाकों में तलाशी ले रही है। अधिकारी राज्य की मशहूर कपड़ा व्यापार कंपनी की शाखाओं व मालिकों के घरों में तलाशी ले रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनियों की भी जांच की जा रही है। हैदराबाद के मादापुर, जुबली हिल्स, कुक्कड़पल्ली, दिलसुख नगर और हाईटेक सिटी में आईटी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। आरएस ब्रदर्स समेत शहर भर में हर जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कुक्कड़पल्ली में दक्षिण भारत के शॉपिंग मॉल में भी तलाशी चल रही है। आईटी अधिकारी सुबह 5 बजे से दक्षिण भारत के शॉपिंग मॉल की तलाशी ले रहे हैं। अंदर के कर्मचारी बाहर के कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लॉट मोबाइल शोरूम में भी चेकिंग की गई है। आईटी अधिकारी कंप्यूटर और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। आरएस ब्रदर्स के साथ ऑनर्स
सुमादुरा और वासविला परंपरा आरएस पर भी आईटी के छापे पड़े हैं। ऐसा लगता है कि आरएस ब्रदर्स पहले से ही वासवी और समोधुरा के साथ कई कारोबार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सीबीआई और ईडी की छापेमारी ने राज्य में कोहराम मचा दिया। अब आईटी भी छापे अहम हो गए हैं। दोस्ती की आड़ में दोस्त की पत्नी का यौन शोषण करने की कोशिश करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद के अब्दुल सलमान को अपने घर में उनके दोस्त ने पनाह दी। अब्दुल सलमान ने अपने दोस्त की पत्नी के आपत्तिजनक तस्वीरें उतारकर उसके यौन शोषण की कोशिश की। उसने उन तस्वीरों को अपने दोस्त की पत्नी को दिखाकर यौन शोषण का प्रयास किया और इस बात की धमकी दी कि यदि उसकी पूर्ति नहीं की जाती है तो इन तस्वीरों को सोशल मीडिया में पोस्ट कर देगा। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 8 दिन कैद की सजा सुनाई है। सरकार द्वारा जीएचएमसी को भुगतान किए जाने वाला संपत्ति कर बकाया भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जीएचएमसी को बजट में आवंटित राशि भी जारी नहीं की है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि अब तक सरकार का बकाया जीएचएमसी के ऊपर किए गए कर से ज्यादा है। जीएचएमसी द्वारा सरकारी संपत्तियों के संबंध में राज्य सरकार के देय 5,564 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। यदि इन बकाया का भुगतान कर दिया जाता है तो जीएचएमसी अब तक किए गए सभी ऋणों को चुका सकती है। जीएचएमसी के कर्ज पर रोजाना 1 करोड़ 20 लाख रुपए का ब्याज दे रहा है। अगर सरकार इन बकाया का भुगतान करती है तो ब्याज भी बना रहेगा। कर्मचारियों का वेतन समय के साथ बढ़ता जा रहा है और जीएचएमसी खुद ही दूसरों को कर्ज देने के स्तर तक पहुंच जाता है। जब हैदराबाद नगर निगम था, वर्ष 2007 में जीएचएमसी बनने के बाद भी जीएचएमसी को कभी भी ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। जीएचएमसी की राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। नागरिकों से लेकर जीएचएमसी में काम करने वाले कर्मचारी और सफाई कर्मचारी जीएचएमसी के साथ जिस तरह से राज्य सरकार व्यवहार कर रही है उस पर वे अपनी अधीरता व्यक्त कर रहे हैं। जीएचएमसी पर राज्य सरकार का 5,564 करोड़ रुपए का संपत्ति कर बकाया है। इसमें कुछ सरकारी विभागों ने 1 साल से लेकर 25 साल तक टैक्स नहीं दिया है। आबकारी विभाग, जो राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ा राजस्व कमाने वाला है, भवन कर का भुगतान नहीं कर रहा है। 855 करोड़ का संपत्ति कर 21 साल से अकेले आबकारी विभाग का है। साथ ही चिकित्सा विभाग की ओर से 23 साल का टैक्स 1,185 करोड़ और पुलिस विभाग के 11 साल के लिए 420 करोड़ रुपए देने हैं। शिक्षा विभाग के संबंध में 16 साल से 385 करोड़ रुपए का संपत्ति कर बकाया है। कई अन्य सरकारी संपत्तियों के संबंध में 5,258 करोड़ और सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के संबंध में 306 करोड़ का भुगतान जीएचएमसी को किया जाना है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आम राज्य में भले ही कई टैक्स चुकाए जाते हैं, लेकिन गृह राज्य में कोई नया पैसा नहीं मिलता है। बजट में राशि आवंटित करने के बावजूद भी सरकार जीएचएमसी को 1 रुपए भी जारी नहीं कर रही है। वर्ष 2014-15 के बजट में सरकार ने जीएचएमसी को 375.93 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन केवल 288.14 करोड़ रुपए ही जारी किए। 2015 से 2016 तक 428 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्ष 2016 से 2017 तक 70.30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन 1.32 करोड़ ही दिए गए। वर्ष 2017-18
के बजट में गैर योजना निधि के तहत 67.28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन एक नया पैसा भी जारी नहीं किया गया है। वर्ष 2018 से 19 और वर्ष 2019 से 20 के बजट में कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है। वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने शहर के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें से केवल 17 करोड़ रुपए ही जीएचएमसी को उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2021 से 22 तक फंड आवंटित नहीं किया गया है। जीएचएमसी ने सरकार को पत्र लिखकर वर्ष 2022 से 2023 तक 2,500 करोड़ रुपए की धनराशि की मांग की, लेकिन ये फंड नहीं आया। जीएचएमसी पहले ही एसबीआई से एसआरडीपी के लिए 8.65% ब्याज पर 2,500 करोड़ रुपए, व्यापक सड़क रखरखाव कार्यक्रम के लिए 7.20% ब्याज पर 1,460 करोड़ रुपए और एसआरडीपी कार्यों के लिए बैंक के माध्यम से 490 करोड़ रुपए उधार ले चुका है। इस 490 करोड़ में से 200 करोड़ रुपए पर 8.90% ब्याज, 190 करोड़ रुपए पर 9.38% ब्याज और 100 करोड़ रुपए पर 10.23% ब्याज दिया जाता है। वाम्बे आवास योजना के लिए हुडको ने 140 करोड़ रुपए लिए। इसमें 100 करोड़ पर 10.15% और 40 करोड़ पर 9.90% ब्याज दिया जाता है। इनके अलावा पिछले साल अगस्त के बाद नहर कार्यों के लिए 685 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। 5,275 करोड़ का कर्ज पहले से ही है। इस संबंध में यह प्रति वर्ष 400 करोड़ से अधिक ब्याज का भुगतान करता है। धन के अभाव में ग्रेटर में कई विकास कार्य पहले ही ठप हो चुके हैं। ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के लिए 1,000 करोड़ के बिल का भुगतान नहीं होने के कारण वे पिछले कुछ समय से हड़ताल पर है। इस वजह से महीनों से मेंटेनेंस का काम पूरी तरह ठप पड़ा है। भारी बारिश से सड़कें भले ही क्षतिग्रस्त हो जाए, लेकिन कम से कम गड्ढे को भरने वाला कोई नहीं। बॉक्स ड्रेनेज का निर्माण, पैदल रास्तों का निर्माण, नहरों की सिल्टिंग आदि का काम हर जगह ठप हो गया है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठेकेदारों को बिल नहीं मिलने के कारण ग्रेटर में डबल बेडरूम हाउस का निर्माण भी धीमा है। जीएचएमसी ने एसआरडीपी फेज 2 को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। पहले चरण में जहां 47 कार्य किए गए, वहीं 15 कार्य अभी भी जारी है, लेकिन दूसरे चरण में 3,150 करोड़ की जरूरत है। इसलिए लगता है कि ये काम कुछ सालों से रुके हुए, इससे नहरों का निर्माण भी प्रभावित होगा। अधिकारियों का कहना है कि एसएनडीपी के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन ठेकेदारों को बिल नहीं मिले हैं। जहां पहले चरण का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वहीं अब फंड या दूसरे चरण में नहर का काम शुरू होता नहीं दिख रहा है। मौसम अधिकारियों ने खुलासा किया है कि अगले 3 घंटों में हैदराबाद में भारी बारिश होगी। उन्होंने कहा है कि राज्य के कई जिलों में हल्की भारी बारिश होगी। उन्होंने कहा है कि कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। उधर आज और कल राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया, राज्य में 16 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी भी दी गई है। मौसम अधिकारियों ने कहा है कि अगले 3 घंटों में सूर्यापेट, नलगोंडा, यदाद्री, भुवनागिरी, रंगारेड्डी, मेडचल, संगारेड्डी, मेदक, महबूबाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, कामारेड्डी, मेदक, जगतियाल और खम्भम जिलों में बारिश की संभावना है। इस महीने की 18 तारीख को उत्तरी अंडमान और उसके आसपास के इलाकों में मानसून आने की संभावना है।